वेलकम अगेन टू मिस्टर कुमार्स क्लास चैनल। आज का जो नया वीडियो है नेक्स्ट चैप्टर फ्लेमिंगो बुक से लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। स्प्रिंग सीजन जो होता है वो बसंत ऋतु, जब सब कुछ नया नया होता है तो एक न्यू लाइफ जो है ग्रो करती है। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा स्प्रिंग है जो लॉस्ट हो गया है, गायब हो गया है, ख़त्म हो गया है, क्योंकि ये बचपन की बात हो रही है। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड ये एक ऐसा कलेक्शन का नेम है जिसके अंदर बहुत से बच्चों के चाइल्डहुड की स्टोरीज है जो चोरी हो गया हो। भला बचपन भी चोरी होता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। जब बचपन आता ही नहीं है तो बचपन कहाँ गया? ऐसे बहुत से बच्चे आपने देखे होंगे जिनको बचपन से ही जिम्मेदारी जिनके कंधों पर आ जाती है, तो ऐसा कह सकते हैं कि उनके ऊपर कभी बचपन आया ही नहीं, उनका बचपन सीधा ही चला गया, सीधी उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ आ गई, सीधे वो जवान हो गए। तो इस तरह से ऐसे बच्चों की ये कहानी है जिसमें एक्सप्लॉयटेशन बच्चों का बताया गया है कि छोटे बच्चों को किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो ऐसी कहानी को हम चलो समझने की कोशिश करते हैं। किसने लिखा है? इंडियन ऑथर है हमारे राइटर एनीस जुंग। 1964 was born in राउरकेला एंड स्पेंट अ चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद। राउरकेला के अंदर ये पैदा हुई और अपना चाइल्डहुड और एडोलसेंस जो है दोनों ही हैदराबाद के अंदर इन्होंने बिताए। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद। तो इन्होंने ऑब्वियस सी बात है कि हैदराबाद से अपनी एजुकेशन, अर्लीस्ट एजुकेशन वहाँ से गेन की। एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और हाईएस्ट जो स्टडीज़ हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से इन्होंने की। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स। इनके पेरेंट्स जो थे वो राइटर्स ही थे, इसी वजह से शायद इनको भी इंस्पिरेशन मिली और ये भी राइटर बने। एनीस जुंग बिगन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया। इन्होंने अपना करियर राइटर के तौर पर इंडिया में ही स्टार्ट किया था। She has been an editor and columnist for major newspapers in India and abroad. इंडिया के अंदर और इंडिया से बाहर बहुत से मेजर न्यूज़पेपर्स के अंदर ये एडिटर भी रही है और कॉलमनिस्ट भी रही है, यानी न्यूज़पेपर के अंदर जो कॉलम्स आते हैं। तो कहने का मतलब जब आप जो राइटर्स बनते हैं तो सबसे पहले आप एडिटर का काम ही करते हैं, न्यूज़पेपर के अंदर एडिटिंग करते हैं ताकि आपको अच्छा नॉलेज प्राप्त हो जाए। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और इस तरह से उन्होंने बहुत सारी बुक्स को ऑथर्ड किया है, लिखा है। द फॉलोइंग इज एन एग्जर्प्ट फ्रॉम अ बुक, और ये वाला जो फॉलोइंग चैप्टर है ये एक एग्जर्प्ट है फ्रॉम उनकी बुक से, जिसका नाम है, बुक का नेम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो असल में ये जो चैप्टर का नेम हमें दिया हुआ है असल में ये इनकी बुक का नेम है, उसी में से ये एक पार्ट हमें दिया हुआ है क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज है उसके अंदर, और उन बहुत सारी स्टोरीज में हमारे पास इस चैप्टर में सिर्फ 2 बच्चों की स्टोरी हम पढ़ेंगे। हियर शी एनालिसिस द ग्राइंडिंग पॉवर्टी। इस चैप्टर में वो ग्राइंडिंग, पीस देने वाली गरीबी, चूर चूर कर देने वाली गरीबी को एनालिस करती है। एंड ट्रेडिशंस, और ऐसे रिवाज विच कंडेम दीज चिल्ड्रन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, जो कि इन बच्चों को कंडेम कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं कि वो एक एक्सप्लॉयटेशन वाली, शोषण वाली ज़िंदगी जीते चले जाएं। आखिर तक उनको ऐसी ज़िंदगी ही जीनी पड़ती है। तो चलिए सीधा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले कुछ एक्सप्रेशंस मिल जाती है जो कि आपको चैप्टर के ड्यूरिंग फोकस करना है ताकि आपको चैप्टर के बीच में मिले। तो ये इसलिए दी जाती है ताकि आप फोकस्ड रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। समटाइम्स आई फाइंड रुपी इन द गार्बेज। हमारा चैप्टर स्टार्ट ही इस लाइन से हो रहा है, ये मेन लाइन है कि कभी कभी मुझे गार्बेज के अंदर 1 रुपया मिल जाता है। ये असल में हो क्या रहा है अभी मैं बता देता हूँ आपको। पहले इसमें एक बच्चा है जो कि एक्सप्लॉयटेशन वाली लाइफ को जी रहा है और उसके साथ ही हमारे ऑथर भी है। तो ऑथर का उस बच्चे के साथ कन्वर्जेशन है। तो बच्चे का डायलॉग है कि कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है। तो कौन सा बच्चा है ये? एक गार्बेज, तो नाम से पता चल रहा है कि कचरा उठाने वाला कोई बच्चा है, रैग पिकर्स हैं। तो देखते हैं कि आगे क्या बातचीत होती है, क्या बात होती है आगे। तो वाई डू यू डू दिस? तो हमारी ऑथर जो है उन्होंने पूछा, यानी आई, इसमें फर्स्ट पर्सन में दिया हुआ है तो मैं ऐसे बात करूंगा कि मैंने पूछा। तो मैंने उससे पूछा बच्चे से, तुम ये काम क्यों करते हो? आई आस्क्ड साहिब। किससे पूछा? साहिब से। बच्चे का नाम साहिब है। whom I encounter every morning scrounging for gold, जिससे कि मैं एनकाउंटर करती हूँ। एनकाउंटर का मतलब क्या है? मिलना, टू फेस। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह मुझे वो बच्चा मिलता है। स्क्राउंजिंग का मतलब होता है टू सर्च फॉर, तलाश करते हुए, ढूंढते हुए। हर रोज मुझे बच्चा कुछ ढूंढते हुए मिलता है। किसके लिए? फॉर गोल्ड, सोना ढूंढते हुए। तो यहाँ सोने का मतलब असली सोना नहीं है, सोने का मतलब है वैल्यूएबल्स। क्या मतलब है इसका? वैल्यूएबल्स, ऐसी चीज़ें जो वैल्यूएबल्स हैं, जिसकी कोई वैल्यू हो। यानी कचरा उठाने वाले बच्चे के लिए कचरे के ढेर में पड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो वैल्यूएबल्स हैं।
तो वो ढूंढते हुए डेली मुझे मिल जाता है, तो है ना, इन द गार्बेज के डम्प्स यानी ढेर के अंदर, और माई नेबरहुड मेरे पड़ोस के अंदर, पड़ोस में ही कचरे का ढेर पड़ा रहता है, वहाँ पर बच्चा मुझे डेली कुछ वैल्यूएबल चीज़ों की तलाश करते हुए मिलता है। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, साहिब कौन है, कहाँ से आया है, इसने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया था। सेट अमिड्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, और इसका घर कहाँ पर सेट है, कहाँ पर पड़ता है, अमिड्स बीचों बीच द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, ढाका के हरे भरे खेतों के बीच में इसका घर था। और हम सभी जानते हैं कि ढाका कहाँ है, बांग्लादेश में। सो हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, उसका घर अब कोई डिस्टेंट मेमोरी नहीं है, ऐसी कोई याददाश्त जो बहुत पुरानी है। वो कहने का मतलब बहुत पुरानी बात नहीं है कि अपना घर बार छोड़कर यहाँ पर आया है, उसे सब कुछ याद है। There were many storms that swept away, तो क्या रीजन है कि बांग्लादेश छोड़कर ये यहाँ पर आए हुए हैं और रहते कहाँ हैं, दिल्ली के अंदर, जिसको रोहिंग्या मुस्लिम्स में हम समझ सकते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं। तो क्या रीजन रहा, There were many storms, वहाँ बहुत सारे तूफान आए थे, that swept away their fields, जो कि उनके खेतों को बहाकर उड़ाकर ले गए, and homes, इनके साथ साथ उनके घर भी नष्ट हो गए। His mother tells him, ऐसा उसकी माँ उसे बताती है। That's why they left, इसीलिए वो जगह छोड़कर यहाँ पर आ गए। Looking for gold, looking for की तलाश में, किसकी तलाश में, गोल्ड की तलाश में। गोल्ड का मतलब फिर से वैल्यूएबल्स, यानी कुछ खाने पीने लायक कुछ कमा सके, इसकी तलाश में। इन द बिग सिटी, एक बड़ी सिटी के अंदर, वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ वो अब रहता है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, तो जब उससे पूछा कि तुम ये काम क्यों करते हो, तो बच्चे ने क्या रिप्लाई किया, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा काम करने के लिए है भी नहीं। ही मटर्स, वो बड़बड़ाता है। लुकिंग अवे, दूसरी तरफ देखते हुए, वो शायद एम्बेरेस्ड है तो नजरें नहीं मिला रहा, और दूसरी तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे कुछ और करने के लिए है भी नहीं। तो आगे से एनिज्यूम कहती है कि गो टू स्कूल, स्कूल क्यों नहीं जाते, स्कूल जाओ। आई से ग्लिबली, मैंने ये ग्लिबली का मतलब होता है विदाउट थिंकिंग मच, यानी किसी पॉइंट पर बिना विचार किए मैंने ऐसे ही कह दिया। और रियलाइजिंग इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही मुझे रियलाइज हो गया कि हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि मेरी ये जो एडवाइस है कितनी होलो, होलो का मतलब खोखली, व्यर्थ, वेस्ट, मस्ट साउंड, साउंड मीन्स सीम, लगना, यानी मेरी ये बात कितनी फालतू लग रही होगी, क्योंकि ऐसी जगह पर जहाँ पर ये गरीब बच्चे, इनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं है और उस लोकेलिटी में कोई स्कूल है भी नहीं, तो मैंने ऐसी बात कह दी कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। तो मेरी बात बड़ी ही यूजलेस थी, लेकिन मुझे हैंड टू हैंड रियलाइज हो गई थी। तो फिर आगे से बच्चा क्या कहता है कि देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, क्योंकि मेरे नेबरहुड में, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल है ही नहीं। When they build one, I will go, और जब वो लोग एक बना देंगे तब मैं चला जाऊंगा। कौन लोग, गवर्नमेंट की बात हो रही है, तो अभी तक तो है नहीं। तो आगे से एनिज्यूम क्या कहती है कि इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, अगर मैं एक स्कूल स्टार्ट कर देती हूँ तो क्या तुम आओगे। आई आस्क, मैंने उससे पूछा, हाफ जोकिंग, मजाक में पूछा था, हाफ जोकिंग। तो बच्चे ने क्या कहा, यस बिल्कुल, ही से स्माइलिंग ब्रॉडली, उसने बच्चे ने कहा यस ऑफ कोर्स आई विल कम, ब्रॉडली, एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, खुश हो गया। A few days later, और कुछ दिनों के बाद, I see him running up to me, मैं देखती हूँ कि वो मेरी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। Is your school ready, और उस बच्चे ने आते ही मुझसे यही क्वेश्चन पूछा, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है। अब क्योंकि एनिस जुंग तो जो थी, एनिस जुंग वो मजाक में बात कर रही थी, सीरियस नहीं थी इस बारे में, लेकिन बच्चा तो सीरियस ले गया, आते ही पूछता है कि क्या आपका स्कूल तैयार है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, तो आगे से क्या कहती है ऑथर कि इट टेक्स लॉन्गर, काफ़ी टाइम लगता है, टू बिल्ड अ स्कूल, एक स्कूल को तैयार होने में। ऐसे मैंने कहा, एम्बेरेस्ड, और वो भी एम्बेरेस होकर, मुझे शर्मिंदगी फील हो रही थी, किस बात पर, एंड हैविंग मेड अ प्रॉमिस, एक ऐसा प्रॉमिस करने की वजह से, दैट वाज नॉट मीन्ड, जिसको लेकर मैं मीन्ड मतलब मैं सीरियस नहीं थी, कहने का मतलब ये प्रॉमिस एक झूठ था और मैंने झूठ बोला, इस वजह से मुझे दुख हो रहा था, शर्म आ रही थी। बट प्रोमिसेस लाइक माइन, लेकिन जिस तरह का मैंने प्रोमिस किया, मेरे जैसे प्रोमिसेस अबाउंड, पड़े रहते हैं, इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। ब्लीक मतलब होता है डार्क या धुंधला जिसको कहते हैं, यानी इस बच्चे की जो दुनिया है वो धुंधली दुनिया है, जिसमें फ्यूचर कुछ फिक्स नहीं है, कुछ भी डायरेक्शन कहीं से पता नहीं चलती है ना, तो एक धुंधला संसार जिसको कहते हैं। और ऐसे संसार के कोने के अंदर, यानी पूरा संसार भरा पड़ा है फेक प्रोमिसेस से, जो कोई भी आता है, न्यू पॉलिटिशियन आता है, बाहर से कोई आता है तो भी इनको फेक प्रोमिसेस करता है। तो मेरे एक प्रोमिस से भला क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसे प्रोमिसेस तो इसकी दुनिया में भरे पड़े हैं। सो आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, और काफ़ी महीनों तक उसको जानने के बाद,
है ना, काफ़ी महीनों, क्योंकि रोज़ मिलता था पड़ोस में, तो काफ़ी महीनों तक उसके साथ जान पहचान करने के बाद, उसको जानने के बाद, आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा हिज नेम, उसका नाम। तो उस बच्चे ने अपना नाम क्या बताया, साहिब ए आलम। क्या नाम है बच्चे का, साहिब ए आलम। ही अनाउंसेस, वो अनाउंस करता है, घोषणा करता है। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, और उस बच्चे को खुद को नहीं पता व्हाट इट मीन्स, इस नाम का मतलब क्या है। इफ यू न्यू इट्स मीनिंग, अगर उस बच्चे को वास्तव में अपने नाम का मतलब पता होता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, क्या मतलब है उसके नाम का, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी वो इस यूनिवर्स का मालिक है, इतना बड़ा नाम। ही वुड हैव हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो उसे हार्ड टाइम बिताना पड़ता, मुश्किल होती बिलीविंग इट, इस बात पर विश्वास करने में कि जो दुनिया का मालिक है वो कचरा उठाने का काम कर रहा है। उसे विश्वास नहीं होता कि मेरे नाम का मीनिंग ये है। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, इस बात से अनअवेयर होते हुए कि उसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है, उसके नाम का मतलब क्या है। ही रोम्स द स्ट्रीट्स, वो गलियों में घूमता फिरता है, विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, जो कि एक आर्मी होती है पूरी की पूरी, बेयरफुट बॉयज यानी नंगे पांव फिरने वाले बच्चे, नंगे पांव रहने वाले बच्चों की एक आर्मी, एक फौज। वो अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो सुबह सुबह ऐसे आते हैं जैसे मॉर्निंग की बर्ड्स आती है। गांव वगैरह में देखा होगा कि सुबह सुबह पक्षी आते हैं एक साथ झुंड के अंदर, वैसे ये बच्चे सुबह सुबह आते थे। एंड डिसअपीयर एट नून, और दोपहर होते होते गायब हो जाते थे, क्योंकि कचरा उठाया, नंगे पांव तो होते थे, धूप बढ़ जाती थी, फिर अपनी जगह चले जाते थे। ओवर द मंथ्स, और कई महीनों तक, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, धीरे धीरे मैं हर एक को पहचानने लगी, रिकॉग्नाइज करने लगी भी कौन सा बच्चा किस नाम से है ना। तो ये सब बातें उसको धीरे धीरे क्लियर हो गई हमारे ऑथर को। वाई आर्ट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, तो मैंने उनमें से एक बच्चे को पूछा कि तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, क्योंकि बेयरफुट रहते हैं, नंगे पांव रहते हैं। सो माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर्स सिंपली, तब वो एक बच्चा क्या करता है, सिंपली आंसर करता है कि मेरी जो मदर है डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन, उनको नीचे ही नहीं उतारती है। किससे, शेल्फ से, जो शेल्फ होती है ना घर में ऊपर रखते हैं, तो वहां से चप्पल को नीचे नहीं उतारती, ऊपर ही रखती है, क्योंकि गरीब लोग हैं, इनके लिए चप्पल ऐसे है जैसे कोई बाहर कहीं जाएंगे दूर घूमने, या घूमने तो क्या जाएंगे, रिलेटिव्स में जाएंगे तब पहनेंगे, अदरवाइज वो नंगे पांव ही रहते हैं। तो ऐसा किसी ने आंसर किया। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, एड्स अनदर हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। वहीं पास में एक दूसरा बच्चा खड़ा था जो वेयरिंग शूज पहने हुए थे, उस बच्चे ने, जो आपस में मैच नहीं कर रहे थे। एक जूता लाल कलर का होगा, एक येलो कलर का होगा, तो कहने का मतलब किसी के फेंके हुए जूते पहने थे, मैच नहीं कर रहे थे। उसने इस बात में एड्स, अपनी बात ऐड की, बोला कि इवन इफ शी डिड, कि अगर इसकी मदर चप्पल उतार भी देती है शेल्फ से, ही विल थ्रो देम ऑफ, तो ये खुद ही उतार के फेंक देगा, ये पहनेगा ही नहीं। When I comment on it, जब मैंने इस बात पर कमेंट किया, he shuffles his feet and says nothing, तो उसने अपने पैरों को थोड़ा शफल किया, एक जर्क दिया और उसके बाद कुछ नहीं बोला। I want shoes, मुझे जूते चाहिए, ये किसने बोला? Says a third boy, वहाँ एक तीसरा बच्चा भी खड़ा था, उसने बोला कि मुझे तो जूते चाहिए। Who has never owned a pair all his life, जिसने अपने पूरे जीवन में कभी भी एक पेयर ऑफ शूज ऑन नहीं किया था, आज तक उसने अपने जीवन में जूते लिए ही नहीं कभी। ट्रैवलिंग अक्रॉस अ कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, और अक्रॉस अ कंट्री ट्रैवल करते हुए, कंट्री मतलब जो होता है ग्रामीण इलाका, सिटी के आउटर का इलाका उसको बोलते हैं कंट्री साइड, वहाँ ट्रैवलिंग करते हुए मैंने देखा है बच्चों को, चिल्ड्रन वॉकिंग चलते हुए बेयरफुट, नंगे पाँव मैंने बच्चों को चलते हुए देखा है। सिटीज़ की बात हो चाहे विलेज रोड्स की बात हो, हर जगह मुझे दिखते हैं। ऑथर ऐसा कह रही है, इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, और ऐसा नहीं है कि ये पैसों की कमी की वजह से। क्यों ये बच्चे बेयरफुट रहते हैं, क्या पैसों के कमी की वजह से? ये रे बच्चे वो है ना, रैग पिकर्स, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, पर ऐसा नहीं है, ऐसा तो इनका ट्रेडिशन, रिवाज है टू स्टे बेयरफुट, नंगे पांव रहने का। इज वन एक्सप्लेनेशन, ये एक एक्सप्लेनेशन है, असल में ऐसा कोई रिवाज नहीं है, लेकिन जब लोगों से बात की तो किसी ने कहा भी ऐसा इनका रिवाज है जी, ये तो नंगे पांव ही रहते हैं। तो वास्तव में ऐसा रिवाज होता है क्या? क्या बात है, क्या मकसद क्या है ऐसा बात करने के पीछे? आई वंडर, और ऐसा मैं सोचती हूँ, इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवर परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, और मैं सोचती हूँ कि क्या ये बहाना वास्तव में काम करता है, ये असली बात है क्या? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक बहाना है, एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे, एक्सप्लेन करके अवे कर देना मतलब होता है बहाना मार के बच जाना। किससे? परपेचुअल, परपेचुअल मतलब एवरलास्टिंग, कभी खत्म ना होने वाली स्टेट, अवस्था और पॉवर्टी, गरीबी, ऐसी गरीबी जो कभी खत्म नहीं हो,
ऐसी गरीबी से बचने का सिर्फ एक बहाना है, ऐसा मुझे लगता है कि ट्रेडिशन है जी हमारा। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडीपी वंस टोल्ड मी। उडीपी से एक आदमी था जिसकी कहानी मुझे याद आ गई, है ना। यहाँ पे ऑथर हमें कहानी बता रही है, देखो क्या है। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल। और वो जो आदमी था, जब वो यंग बॉय था, एक छोटा बच्चा था, ही वुड गो टू स्कूल पास एन ओल्ड टेम्पल। एक पुराने मंदिर को पीछे छोड़ते हुए उसके पास से आगे एक स्कूल में जाता था। वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट। और उस मंदिर के अंदर क्या था, जिस मंदिर के आगे स्कूल था, उसी मंदिर में उसके फादर एक प्रीस्ट पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल। और वो मंदिर स्कूल जाने से पहले मंदिर के सामने ब्रीफली शॉर्ट टाइम के लिए रुकता था एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज। और डेली एक नए जूतों की जोड़ी के लिए प्रे किया करता था। 30 years later I visited his town। उसके बाद उस बच्चे का क्या हुआ क्या नहीं हुआ मालूम नहीं, लेकिन 30 साल बाद ऑथर कहते हैं कि जब मैं विजिट करने गई उस टाउन के अंदर एंड टेम्पल, और उस मंदिर के अंदर, विच वॉज नाउ ड्राउन्ड इन एन एयर ऑफ डेजोलेशन, जो कि अब ड्राउन डूब चुका था, वो मंदिर डूब चुका था एयर ऑफ, हवा के अंदर। कौन सी हवा? डेजोलेशन मतलब होता है एकांतपन। कहने का मतलब वहां पर बिल्कुल सुनसानपन छाया हुआ था। इन द बैकयार्ड, और उस मंदिर के बैकयार्ड में वे लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहाँ नया पुजारी रहता है, यानी इतने साल बाद की बात है, 30 years बैक, है ना, लेटर सॉरी, तो 30 years के बाद अब वहाँ कोई नया पुजारी रहता है। दे वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। और उस घर के अंदर रेड एंड वाइट कलर की प्लास्टिक चेयर्स भी पड़ी थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म। तभी वहाँ एक यंग बॉय, एक छोटा बच्चा आता है जिसने ग्रे यूनिफॉर्म पहनी हुई है। वेयरिंग सॉक्स एंड शूज, उसने सॉक्स भी पहनी है, शूज भी पहने हैं। अराइव्ड पेंटिंग, हाँफता हुआ वहाँ पहुँचता है। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड। और वहीं एक फोल्डिंग बेड पड़ा था, एक माचा पड़ा था जो फोल्ड हो जाता है, उसके ऊपर अपना स्कूल बैग फेंका उधर और रेस्ट करने लगा। तो कहने का मतलब 30 साल बाद कहानी चेंज हो गई है। 30 साल पहले जो बच्चा पुजारी का ही था, क्योंकि पुजारियों की हालत उस टाइम खस्ता होती थी, ज़्यादा कमाई होती नहीं थी, तो उस बच्चे के लिए सपना था जूतों की जोड़ी। लेकिन 30 साल बाद उसी घर के अंदर नए पुजारी के बच्चों के पास सब कुछ है ना, यानी वो भी आजकल जूते पहनने लग गए। लुकिंग एट द बॉय, और उस बॉय की तरफ देखकर, आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस। मुझे वो पुराना बच्चा याद आ गया। कौन सा बच्चा? 30 साल पहले वाला बच्चा, उदीपी वाला, वो याद आ गया जो उसने एक प्रेयर की थी, है ना, हैड मेड टू द गॉडेस। किससे? गॉडेस, यानी वो मंदिर किसका है? देवी का मंदिर है। तो देवी से प्रार्थना की थी। व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, जब फाइनली उसको जूतों का एक जोड़ा मिल गया था। पहले वो हमेशा प्रार्थना करता था कि मुझे मिल जाए, और फाइनली जब मिल गया तो उसके बाद भी उसने प्रेयर की, क्या? लेट मी नेवर लूज देम, कि कभी भी मेरे जूते ये लूज ना हो मुझसे, यानी मेरे पास ये हमेशा रहे। तो उसके बाद ऐसा लगता है कि क्या हुआ? द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर। ऐसा लगता है कि देवी ने उसकी प्रेयर को ग्रांट कर दिया था, मतलब पूरा कर दिया, एग्री हो गई। तो ऐसा लगता है कि उसके बाद से फिर पुजारियों के बच्चों के पास जूते जो है होते हैं। आजकल जितने भी पुजारी होंगे सबके बच्चों के पास जूते मिलेंगे, क्योंकि देवी का वरदान है। लेकिन यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज। अब हो क्या रहा है कि यंग बॉयज, है ना, लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट के बच्चों जैसे यंग बॉयज नाउ वोर शूज, अब वो जूते पहन रहे थे, सबके पास जूते थे। लेकिन बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जैसे कि रैग पिकर्स कचरा बिनने वाले बच्चे, जो कचरा बिनते हैं, कचरा उठाते हैं। इन माई नेबरहुड, जो मेरे पड़ोस में रहते हैं, रिमेन शूलेस, वो आज भी शूलेस ही है, उनके पास आज भी जूते नहीं हैं, क्योंकि उनके लिए शायद किसी ने प्रेयर नहीं की। तो कहने का मतलब आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास शूज नहीं होते। माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। और मेरी इन रैग पिकर्स के साथ, नंगे पांव रहने वाले रैग पिकर्स के पास जो मेरी एक्वेंटेंस का मतलब पहचान थी, धीरे धीरे पहचान बढ़ी। ये पहचान ही मुझे लीड करके ले गई कहाँ पर? सीमापुरी। सीमापुरी क्या है? अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली। ये दिल्ली की पेरिफेरी मतलब बाउंड्री, दिल्ली के बाहरी साइड में बसा हुआ एक कस्बा, बहुत बड़ा स्लम एरिया है सीमापुरी, राइट। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, वैसे तो दिल्ली की पेरिफेरी बाउंड्री पर ही है, लेकिन येट फिर भी माइल्स अवे फ्रॉम इट, मीलों की दूरी पर है। ठीक है, ये एक मेटाफोरिकली कही गई बात है ना, लेकिन इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है कि वैसे दिल्ली के बाउंड्री पर है लेकिन फिर भी मीलों दूर है। मीलों दूर का मतलब है कि यूं तो नज़दीक है लेकिन वहाँ के लीडर्स और नेताओं के नज़रों से बहुत दूर है। यानी दिल्ली वैसे तो हमारी कैपिटल है,
जहाँ सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन कुछ फैसिलिटीज़ इनको भी मिलनी चाहिए थी, लेकिन आज तक इनको नहीं मिली। सो दोज हु लिव हियर, वो लोग जो यहाँ पर रहते हैं, आर स्क्वेटर्स, वो स्क्वेटर्स हैं। स्क्वेटर्स का मतलब क्या होता है, जो इलीगल तरीके से रहते हो, यानी बाहर किसी देश से आए हैं और यहाँ पर आके बसे हुए हैं। वो केम फ्रॉम बांग्लादेश, जो बांग्लादेश से यहाँ पर आए हैं बैक इन 1971। कब आए थे? 1971 के वॉर के बाद, जब वहाँ वॉर चल रहा था, इंडिया और पाकिस्तान का वॉर था 1971, जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। साहिब्स फैमिली इज़ अमंग देम, तो साहिब का परिवार भी, साहिब आलम, उसका परिवार भी उसी फैमिली में से एक है जो 1971 में यहाँ आया था। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, उन दिनों में सीमापुरी एक वाइल्डरनेस, जंगल हुआ करता था, झाड़ियाँ वगैरह, वहाँ कंटीली झाड़ियाँ हुआ करती थी, राइट। इट स्टिल इज, अभी भी वो जंगल ही है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब सीमापुरी खाली नहीं है, बहुत से लोग वहाँ रहने लग गए हैं। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, किस में रहते हैं लोग? स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, कीचड़ से बने हुए स्ट्रक्चर्स, कहने को मकान है लेकिन कीचड़, सिर्फ कीचड़ को, कीचड़ की दीवार बनाकर ऐसे मकान बनाए हुए हैं। विद रूफ्स ऑफ टिन, जिनकी जो रूफ है वो टिन के चद्दर जो होते हैं वो है। एंड टैपोलिन, और त्रिपाल जिसको कहते हैं, प्लास्टिक शीट से छत बनाई होती है, ऐसे घरों में रहते हैं। डिवॉइड ऑफ सीवेज, जहाँ पर सीवेज नहीं है। ड्रेनेज, सीवेज क्या होता है? सीवेज लाइन जो होती है ना, जो अंडरग्राउंड बिछती है सीवेज लाइन, वो जैसे टॉयलेट से अटैच रहती है। ड्रेनेज मतलब नालियाँ वगैरह नहीं है वहाँ पर। और रनिंग वाटर, ना ही वहाँ रनिंग वाटर है, यानी पीने के लिए पानी भी नहीं है। तो बहुत सी यहाँ प्रॉब्लम्स हैं। लिव 10,000 रैग पिकर्स, लेकिन फिर भी सीमापुरी के अंदर 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, पिछले 30 सालों से ज़्यादा टाइम हो गया और बिना किसी आइडेंटिटी के यहाँ पर रह रहे हैं। कहने का मतलब इनका आधार कार्ड नहीं है। विदाउट परमिट्स, बिना किसी परमिशन के रह रहे हैं, बट विद राशन कार्ड्स, लेकिन इनके पास राशन कार्ड्स हैं। राशन कार्ड भी क्यों दिए गए इनको? राशन कार्ड है तो आधार कार्ड क्यों नहीं है? राशन कार्ड देने के पीछे नेताओं की चाल है, पर्पज है। वो क्या है? देखो देखो, इससे क्या होता है? दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट, राशन कार्ड होने की वजह से इनका नाम वोटर लिस्ट में आ जाता है, यानी वोट दे सकते हैं, राइट। एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन, और इसका फायदा दूसरा भी है कि इनको ग्रेन भी मिल जाता है, राशन कार्ड के ऊपर ये अनाज, सस्ता अनाज ले सकते हैं। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल, क्योंकि इन लोगों के लिए वही जरूरी है। तो फूड इज मोर इम्पोर्टेंट, ज़्यादा जरूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए देन एन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी की बजाय। इफ एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि अगर एंड ऑफ द डे यानी दिन के अंत में वी कैन फीड आवर फैमिलीज, अगर हम अपने परिवारों को खिला पाएँ एंड गो टू बेड, और सोने के लिए जा पाएँ विदाउट एन एक्किंग स्टमक, वो भी पेट दर्द किए बगैर, बिना पेट दर्द के अगर हम सोने के लिए चले जाएं जब पेट में अनाज हो, खाया हुआ हो, वी वुड रैदर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन, तो हम यहीं रहना पसंद करेंगे रैदर देन किसकी बजाय? किसकी बजाय? द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन, उन खेतों की बजाय जो हमें किसी तरह का अनाज नहीं देते। कौन से खेत? बैक इन बांग्लादेश, बांग्लादेश के खेतों के बजाय हम यहीं रहना पसंद करेंगे अगर रात को हमारे पेट में खाना चला जाए, इतना बहुत है हमारे लिए। ऐसा कौन कहता है? से ग्रुप ऑफ वीमेन इन टैटर्ड साड़ीज, वहीं पर औरतों का एक ग्रुप है जो टैटर्ड, फटी पुरानी साड़ियाँ पहने हुए हैं, वो ऐसा कहती है। व्हेन आई आस्क्ड देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, जब मैंने उनसे पूछा कि आपने अपनी इतनी सुंदर लैंड जहाँ ग्रीन फील्ड्स हैं, रिवर्स हैं, वो क्यों छोड़ी, तो उन्होंने आगे से यही कहा था कि ऐसी जगह पर रहने से क्या फ़ायदा जहाँ में अनाज ना मिले, और अगर इंडिया में यहाँ पर आइडेंटिटी का क्या करें हम? अगर रात को हमें खाना मिल जाए और हम बिना पेट दर्द किए हुए, यानी पेट में दर्द ना हो, पेट में चूहे ना कूदें और हम सोने के लिए चले जाएं चैन से, तो हम यहीं पर रहना पसंद करेंगे। वेयरएवर दे फाइंड फूड, और इनकी हालत ऐसी है अब, क्यों घर बार तो है नहीं, खेत उजड़ गए, अब जहाँ कहीं भी इनको फाइंड फूड मिलता है, दे पिच देयर टेंट्स, अपने टेंट्स, तंबू वहीं गाड़ देते हैं। दैट बिकम ट्रांजिट होम्स, और वही तंबू इनके ट्रांजिट का मतलब टेम्परेरी घर बन जाते हैं। यहाँ खाना खत्म हुआ, अपने टेंट ले जाएंगे, किसी और जगह पे चले जाएंगे, इस तरह से ये मूव करते रहते हैं। सो चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, बच्चे इन्हीं टेंट्स के अंदर बड़े होते हैं। एंड बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और आगे चलकर सर्वाइवल में पार्टनर्स बन जाते हैं, जीवन यापन करने में, कमाई करने में। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी, और सीमापुरी के अंदर सर्वाइवल का एक ही मतलब है, मीन्स वो क्या है? रैग पिकिंग, कचरा बिनना, क्योंकि सभी यही काम करते हैं।
तो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो भी अपना एक थैला उठा लेते हैं छोटा सा और निकल पड़ते हैं कचरा ढूंढने, बोतलें, प्लास्टिक, है ना, लोहा, इस तरह का कबाड़ उठाने के लिए। थ्रू द ईयर्स, और इतने सालों से इट हैज अक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ द फाइन आर्ट। अब कचरा बीनने का जो ये काम है ये अक्वायर हो गया है, कैसा है, प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट, एक बहुत ही फाइन आर्ट का रूप ले चुका है, एक आर्ट बन गया है इनके लिए। आपको कचरा उठाने के लिए कहा जाए तो आपको 10 मिनट लग सकते हैं, लेकिन ये 1 मिनट में देख लेते हैं कि कौन से ढेर में कितना खजाना है, कितना कचरा है। इतना फाइन आर्ट इनके अंदर आ गया है। सो गार्बेज टू देम इज गोल्ड, और गार्बेज तो इनके लिए गोल्ड है, सोना है, कचरा नहीं है। आपके लिए कचरा हो सकता है, इनके लिए सोना है। इट इज देयर डेली ब्रेड, ये तो उनका डेली का ब्रेड मतलब डेली का खाना है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सर पर छत है, कहने का मतलब उनकी आय का, उनके जीवन यापन का सोर्स है। इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ, चाहे वो टपकती हुई छत ही क्यों ना हो, लेकिन कम से कम इस काम की वजह से उनके सर पर छत तो है। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए ये और भी ज़्यादा कुछ है। यानी बड़े लोगों के लिए कचरे का अलग सेंस है, अलग मीनिंग है, बच्चों के लिए इसके कुछ अलग मायने हैं, कुछ अलग मीनिंग है। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट, कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है और कभी कभी तो 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। साहिब से, साहिब ऐसा कहता है, हिज आइज लाइटिंग अप, जब ऐसी बात करता है तो उसकी आंखें चमक उठती है। बच्चा है ना, बच्चे के लिए 10 रुपये तो बहुत है। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन, और जब कभी भी आपको एक सिल्वर कॉइन, कहने का मतलब रुपीज, कुछ सिक्का मिल जाता है, इन अ हीप ऑफ गार्बेज, वो भी कचरे के एक हीप, ढेर में, यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, तो आप स्क्राउंजिंग करना छोड़ते नहीं है, यानी ढूंढना छोड़ते नहीं है। ह्यूमन टेंडेंसी है कि कहीं रास्ते में अगर 1 रुपया मिल जाता है तो आगे कई दूर तक हम ऐसे नीचे नजरें करके चलते हैं, क्या पता कुछ और मिल जाए। यही इन बच्चों के साथ था। फॉर देयर इज होप, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि एक होप रहती है ऑफ फाइंडिंग मोर, कि और मिल जाएगा शायद, इसलिए ढूंढते रहते हैं। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन, ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, कि गार्बेज, बच्चों के लिए गार्बेज का अलग मीनिंग है, किसके बजाय उससे जो पेरेंट्स के लिए है। पेरेंट्स गार्बेज को अलग चीज, अलग नजरिए से देखते हैं, बच्चे अलग नजरिए से देखते हैं। फॉर द चिल्ड्रन, कैसे, क्योंकि बच्चों के लिए इट इज रैप्ड इन वंडर, ये एक ऐसा कोई चीज है जो वंडर के अंदर रैप्ड है। जैसे गिफ्ट पैक देते हैं, सरप्राइज गिफ्ट, उसको हम रैप करके देते हैं, तो वो एक हमेशा वंडरफुल लगता है कि, या फिर ऐसा लगता है कि इसमें वंडर और सरप्राइज होगी, पता नहीं इसके अंदर क्या है। वैसे बच्चों के लिए कचरे का ढेर है, उनके लिए एक वंडर वाली चीज है, पता नहीं इसके अंदर क्या निकल जाए, क्या पता इसके अंदर कौन सी कमाल की चीज मिले हमें। तो बच्चों को तो ऐसा लगता है। फॉर द एल्डर्स इट इज ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और बड़े लोगों के लिए कचरे के ढेर का मतलब एक ही है, मीन्स ऑफ सर्वाइवल, जिंदा बने रहने का एक माध्यम, कि बस इसमें से कचरा उठाएंगे तभी आज का खाना आएगा, बस इतना ही है। लेकिन बच्चे उसको अलग तरीके से देखते हैं। One winter morning I see साहिब standing by the fenced gate of the neighborhood club, और एक विंटर की सुबह मैंने देखा कि साहिब जो था कहाँ खड़ा था, स्टैंडिंग अ फेंस्ड गेट, फेंस मतलब फेंसिंग जो की होती है, तारबंदी जिसपे की हो, ऐसे गेट के बाहर खड़ा था मेरे पड़ोस के क्लब में। क्लब हाउसेस जो होते हैं ऐसे हाउसेस होते हैं जहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन देकर, यानी पैसे देकर गेम्स खेलने की अपॉर्चुनिटी रहती है, आप वहाँ गेम्स जाके खेल सकते हैं। तो वहाँ गेम्स चल रहे होंगे तो वहाँ खड़ा था, वॉचिंग 2 यंग मैन, 2 यंग मैन को देख रहा था, ड्रेस्ड इन वाइट, जिन्होंने वाइट ड्रेस पहनी थी, प्लेइंग टेनिस, और क्या कर रहे थे वो, टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम ही हम्स कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और जब उससे पूछा गया भी तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो उसने कहा भी मुझे गेम पसंद है। ही हम्स मतलब वो हल्की आवाज में थोड़ा बोलता है, बड़बड़ाता है। कंटेंट मतलब होता है सेटिस्फाइड, टू वॉच इट, और वो इस गेम को देखकर सेटिस्फाइड है। स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, तारबंदी के उस साइड से खड़े होकर देखने में ही उसको सेटिस्फेक्शन फील हो रहा है, उसको अच्छा लग रहा है। तो बाद में कहता है कि आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, है ना। साहिब कहता है कि मैं अंदर भी जाता हूँ क्लब के जब आसपास नो वन इज अराउंड, जब आसपास कोई नहीं होता। ही एडमिट्स, वो इस बात को एक्सेप्ट करता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, क्योंकि उस क्लब के अंदर एक स्विंग, झूला लगा हुआ है, और जो गेट कीपर है वो मुझे कभी कभी अंदर उस झूले को यूज करने देता है। साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज, और आज तो साहिब भी टेनिस शूज पहने हुए हैं। इसके पास शूज कहाँ से आया, दैट लुक स्ट्रेंज, जो दिखने में अजीब लग रहे थे, ओवर इज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, एक डिसकलर्ड शॉर्ट एंड शर्ट पहनी हुई है उसने,
जिसका आपस में कोई कलर मैच नहीं हो रहा, फेडेड है ना, ऐसे शर्ट के ऊपर, ड्रेस के ऊपर उसने टेनिस शूज़ पहने, तो कहने का मतलब टेनिस गेम पसंद है उसे। समवन गेव देम टू मी, और जब उससे पूछा भी जूते कहाँ से आए, तो उसने कहा भाई किसी ने मुझे दिए हैं। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, ऐसे कहता है जैसे कोई एक्सप्लेन कर रहा हो, अपनी बात को बचना चाहता हो, एक्सप्लेनेशन दे रहा है, बहाना कर रहा है। द फैक्ट, लेकिन सच तो ये है दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, ये वो शूज हैं जो डिस्कार्डेड हैं, किसी अमीर बच्चे ने अपने कलेक्शन से बाहर फेंके हुए हों, जिसको डिस्कार्ड कर देते हैं, अपने बाहर निकाल देते हैं, ऐसे शूज थे, वो भी किसी रिच बॉय के, वो परहैप्स रिफ्यूज टू वेयर देम, जिसने शायद इन जूतों को पहनने से मना कर दिया, बिकॉज ऑफ अ हॉल इन वन ऑफ देम, क्यों, क्योंकि उन जूतों में से एक जूते के अंदर हॉल हो गया था, उसका अंगूठा बाहर निकल गया था। डज नॉट बॉदर हिम, लेकिन वो एक हॉल इस बच्चे को बिल्कुल, साहिब को बिल्कुल बॉदर नहीं कर रहा, परेशान नहीं कर रहा, क्योंकि फॉर वन हैज़ वॉक्ड बेयरफुट, क्योंकि एक बच्चा जो हमेशा अपनी ज़िंदगी भर नंगे पांव चला हो, इवन शूज़ विद अ हॉल, और ऐसे बच्चे के लिए तो एक ऐसा शूज़ जो हॉल के साथ हो, इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, ये ऐसा है जैसे मानो उसका सपना साकार हो गया हो। कभी जूते पहने ही नहीं, लेकिन एक छेद वाला अगर हल्का सा जूता मिल भी गया है तो उसके लिए तो ऐसा ही है जैसे लॉटरी लग गई हो। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग, लेकिन जो गेम समहाउ उसने मैनेज तो कर लिया, जूते तो ले आया कहीं से, लेकिन जो गेम वो देख रहा है सो इंटेंटली, इतने इंटेंटली, मतलब इरादे के साथ, इंटरेस्ट के साथ, इज आउट ऑफ हिज रीच, वो उसकी पहुंच से बहुत दूर है, इस गेम को वो नहीं जीत सकता या नहीं खेल सकता। दिस मॉर्निंग, और आज की सुबह, साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, यानी कि कुछ दिन बाद जब वापस साहिब मिला तो वो कहाँ क्या कर रहा था, साहिब इज ऑन हिज वे, अपने रास्ते जा रहा था टू द मिल्क बूथ की तरफ, है ना, इन यानी जहाँ पे मिल्क मिलता है। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर, और उसके हाथ में एक स्टील की कैनिस्टर, एक केतली थी। I now work in a tea stall down the road, he says, pointing in the distance। जब उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो भाई, तो उसने कहा कि I now work in a tea stall, मैं एक टी स्टॉल में काम करता हूँ अब। डाउन द रोड मतलब इस सड़क पर आगे जाकर एक दुकान है। ही सेज, ऐसा वो कहता है, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस यानी काफ़ी दूर, ऐसे इशारा करते हुए कहता है कि वो आगे जाकर एक दुकान है, टी स्टॉल, जहाँ मैं आजकल काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़, जहाँ पर मुझे 800 रुपीज़ मिलते हैं, 800 रुपीज़, एंड ऑल माई मील्स, और मुझे पूरा खाना यानी 2-3 टाइम का जो खाना होता है वो भी मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, लेकिन बात ये है कि क्या उसे ये जॉब पसंद है, राइट। आई आज, तो ऐसा मैंने पूछा। हिज फेस, उसका चेहरा, आई सी, मैंने देखा, हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उसने अपना केयर फ्री लुक, एक मस्त मौला टाइप का जो लुक होता है चेहरे पर, वो उसका गायब हो गया। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, यानी वो स्टील का कैनिस्टर, वो स्टील की केतली सीम्स उसे लग रही थी हैवियर, भारी लग रही थी, किसके बजाय, देन द प्लास्टिक बैग, उस प्लास्टिक बैग की बजाय, ही वुड कैरी सो लाइटली और हिज शोल्डर्स, जिनको वो अपने शोल्डर पर बड़े लाइटली तरीके से कैरी करता था। यानी कचरा बिनने वाला जो गट्टा होता है, प्लास्टिक बैग, वो उसे ज़्यादा हल्का लगता है, और ये कैनिस्टर उसको बड़ी भारी लग रही है आज। द बैग वॉज हिज, कम से कम बैग तो उसका था, यानी वो बैग जो पहले यूज़ करता था वो उसका मालिक था, लेकिन ये कैनिस्टर, ये स्टील की केतली, बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, ये तो उस आदमी से बिलोंग करती है जो उस टी शॉप का मालिक है ना। तो साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, प्रॉब्लम क्या है कि साहिब अब खुद की मर्जी का ओन मास्टर नो लॉन्गर नहीं रहा, अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा। पहले तो मालिक था, जब मर्जी किया प्लास्टिक का बैग नीचे रखा, छुट्टी मारी, एंजॉय किया, लेकिन अब वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा, है ना। तो इस तरह से इस बच्चे का एक्सप्लॉयटेशन हुआ, शोषण हुआ, आज भी उसका शोषण हो रहा है। तो इस तरह से एक स्टोरी है ना। कुछ क्वेश्चंस हैं कि व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, गार्बेज डंप्स में साहिब किसकी तलाश करता है, गोल्ड की, मतलब वैल्यूएबल थिंग्स की। वेयर इज एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम, अभी वो कहाँ है, वो सीमापुरी में है, दिल्ली में। और वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम कहाँ से है, वो ढाका बांग्लादेश से है। कब आया था, 1971। What explanation does the author offer for the children not wearing footwear? बच्चे फुटवेयर नहीं पहनते, उसकी क्या एक्सप्लेनेशंस थी, एक तो ये था, है ना। तो इसमें मेन एक्सप्लेनेशन तो यही होनी चाहिए कि जो उसमें बताया गया था कि ये उनका बहाना था कि जो परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी से बचने का। ए साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन, क्या साहिब टी स्टॉल पर काम करके खुश था, नहीं, बिकॉज
इस तरह से साहिब जो था वॉज नो लॉन्गर इज ओन मास्टर, वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा था। तो ये हमारे वीडियो का था पार्ट फर्स्ट, और क्योंकि काफ़ी लॉन्ग हो जाती है तो इसको 2 पार्ट में ही करने वाले हैं। तो पार्ट फर्स्ट था जिसमें एक बच्चे का हमने पढ़ लिया एक्सपीरियंस, अब दूसरे बच्चे की यहाँ से बात स्टार्ट हो जाएगी, है ना। जो अभी तो हमने पढ़ा साहिब के बारे में, राइट, साहिब, और अब दूसरी बात करेंगे मुकेश के बारे में। इस बच्चे की क्या कहानी है जिसका बचपन लॉस्ट हो गया, चोरी हो गया, तो हम वो पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो स्टे ट्यून्ड। अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।